से अपने आप को छुड़ाने का स्ट्रगल करते हुए कहा। उसने देखा कि टेबल पर एक शराब की बोतल रखी हुई थी। शनाया ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उस बोतल को पकड़ लिया। जब तक विकी समझ पाता कि शनाया क्या कर रही थी, शनाया ने बोतल विकी के सर पर दे मारी। अगले ही पल विकी का सर और चेहरा खून से सना हुआ था। सर पर लगी चोट से उसने शनाया को छोड़ दिया। तुम कुछ ज्यादा ही उछल रही हो, हाँ? रुको, अभी तुम्हें बताता हूँ कि विकी कौन है, विकी ने गुस्से में कहा, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। शनाया ने मौके का फायदा उठाया और जाकर कोने वाले काउच के पीछे छिप गई। पता नहीं शौर्य ने मुझे क्या पिला दिया है, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। एक बार इस बदमाश आदमी के चुंगल से निकल जाऊं, फिर उस शौर्य को देखती हूँ। जब शनाया ये सोच रही थी तो कमरे के अंदर कुछ टूटने की आवाज सुनकर विकी भाई के बाकी साथी आ गए। उन्होंने अपने बॉस को ऐसी हालत में देखकर पूछा, विकी भाई ये सब कैसे हुआ, क्या आप ठीक हैं? विकी भाई ने अपने चेहरे से खून पोंछते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, ये मामूली सी चोट है, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। वैसे ये चिड़िया कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रही है, अभी इसके पर काटता हूँ। ये कहते हुए जब विकी भाई ने इधर उधर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। शनाया कहीं भी नहीं थी। विकी भाई ने पैनिक करते हुए कहा, कहाँ गई वो? शनाया कहाँ गई? ढूंढो उस लड़की को, अगर वो भाग गई तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। बस विकी भाई के मुंह से बात आने की देरी थी और उसके सभी साथी बार के हर कोने में शनाया की तलाश करने लगे। विकी के एक साथी ने उसकी चोट साफ करना शुरू किया। विकी ने इरिटेट होते हुए कहा, पता नहीं देखते ही देखते वो शनाया कहाँ भाग गई। हम इतने सारे मर्द मिलकर एक लड़की नहीं संभाल सके। वैसे तो शनाया धीरे धीरे करके अपना होश खो रही थी, लेकिन जब उसने सुना कि सब उसे बाहर ढूंढ रहे थे तो शनाया की जान में जान आई। शनाया ने अपना सर पकड़ लिया और मन ही मन में बोली, मेरा फोन और पर्स कहाँ है? मुझे किसी ना किसी को कॉल करके इन्फॉर्म करना होगा कि मुझे यहाँ से बचा लो। लगभग लंच का वक्त हो रहा होगा, मैं आहान को कॉल करती हूँ, वो जरूर मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल लेगा। जैसे ही एक ख्याल शनाया के दिमाग में आया, उसने धीरे से अपना चेहरा बाहर निकाला और अपनी पर्स देखने लगी। पर्स रूम के बीच वाले टेबल पर थी। शनाया अब परेशान हो गई, लेकिन उसने अपने आप को शांत किया और कुछ सोचने लगी। वो गुंडा और उसके साथी का ध्यान इधर नहीं है और कमरे में अंधेरा भी है। मैं धीरे से जाकर अपना मोबाइल ले लेती हूँ। शनाया जानती थी कि उसने कुछ गलत पी लिया है और अब कभी भी वो अपना होश खो सकती थी। ऐसा होने से पहले शनाया को यहाँ से बाहर जाना था। वो डरते डरते धीरे से काउच के पीछे से बाहर निकली। शनाया इस वक्त अपने घुटनों के बल चलते हुए आगे जा रही थी। एकदम से विकी ने उसकी तरफ देखा तो शनाया नीचे झुक गई। अचानक शनाया की धड़कनें तेज हो गई। कुछ पल वैसे ही रुकने के बाद वो फिर से घुटनों पर खड़ी हो गई। विकी का ध्यान अब उसकी तरफ नहीं था। शनाया आवाज किए बिना रूम के बीचों बीच पहुंची और उसने हल्के से अपना मोबाइल उठा लिया। फाइनली शनाया की जान भी जान आ गई। जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ी, किसी ने शनाया के बालों को पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। शनाया का फोन उसके हाथ से गिर गया और वो दर्द से कराहने लगी। आह! छोड़ो मुझे! शनाया ने दर्द भरी चीख के साथ कहा, लेकिन विकी कहां उसे छोड़ने वाला था। तेरी वजह से मेरा इतना खून बहा है, तुझे ऐसे कैसे जाने दूं? विकी भाई ने बेरहमी से कहा। थोड़ी ही देर में विकी भाई और उसके सभी साथी शनाया को घेर कर खड़े थे। विकी भाई, इस लड़की को अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा ताकि जिंदगी भर आपको याद रखे, विकी के किसी साथी ने कहा। विकी ने भी इस बात पर हामी भर दी। वो शनाया को किक करने ही वाला था कि उस प्राइवेट रूम का दरवाजा जोर से खुल गया। भाई बचाओ! विकी के एक साथी ने भागकर अंदर आते हुए कहा। विकी और बाकी सब हैरान रह गए। उस आदमी से सवाल करते हुए विकी ने कहा, क्या हुआ है? मगर इससे पहले कि वो इस सवाल का जवाब दे पाता,
दरवाजे के बाहर एक 6 फीट लंबा लड़का खड़ा था। उस लड़के की नजरें तेजी से किसी को ढूंढ रही थी। पूरी रूम में नजर फेरने के बाद आखिरकार उसकी नजर जाकर जमीन पर बेबस पड़ी शनाया पर पड़ी और उस लड़के की जान में जान आई। शनाया बेहोश होने की कगार पर थी कि तभी उसने एक आखिरी उम्मीद से अपना हाथ बढ़ाते हुए ही नाम लिया, आहान। आहान सुनकर विकी की आंखें पैनी हो गई। क्या ये लड़का शनाया का पति है? शौर्य तो कह रहा था कि इस लड़के से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी से बताता हूं कि मेरे बार में घुसने का क्या अंजाम होता है, विकी ने मन ही मन में कहा और अगले ही पल उसने अपने साथियों को आहान पर हमला करने का इशारा किया। लेकिन ये क्या, अगले 5 मिनट के अंदर अंदर विकी के सारे साथी जमीन पर गिरकर बदन का कोई ना कोई हिस्सा पकड़कर दर्द से चिल्ला रहे थे। यह नजारा देखकर विकी की हालत देखने लायक हो गई थी। क्या ये वही आहान है जिसके बारे में शौर्य ने कहा था? शौर्य के बच्चे, क्या ये मुझे फंसाने का कोई प्लान था? अब मैं क्या करूं? अब आहान सीधा चलते हुए विकी के पास आ गया। विकी ने डरते डरते कहा, भाई देखो, अगर तुम्हें ये लड़की चाहिए तो ले जाओ, हमें तो बस ऐसे ही। अब विकी हकलाने लगा था, लेकिन ऐसे गुंडे बदमाशों पर यकीन करना गलती समझी जाती है। अपनी बात कहते हुए विकी ने अपने जूते के अंदर से एक चुन्नी निकाल ली। आहान ने बचपन से मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की थी। उसकी माँ ने आहान को मार्शल आर्ट्स का बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दिया था और इस ट्रेनिंग का सबसे पहला रूल ये था कि कभी भी अपने दुश्मन की बात पर यकीन ना करना और चाहे जो कुछ भी हो जाए होशियार रहना। आहान ने विकी की इस हरकत को नोटिस कर लिया। उसने तुरंत विकी का हाथ मोड़ लिया, जिसकी वजह से छुरी नीचे गिर गई और विकी पूरी तरह से आहान के कंट्रोल में आ गया। मेरी बीवी को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आहान ने गुस्से से पूछा। मुझे माफ कर दो भाई, वो शौर्य ने, लेकिन मैंने इस लड़की को हाथ भी नहीं लगाया है। जब तक विकी अपनी बात पूरी करता, आहान ने विकी को एक ऐसी लात मारी जिसने उसे नीचे गिरा दिया। आहान ने जल्दी से नीचे झुककर शनाया को अपनी बाहों में उठा लिया। शनाया की आंखें बंद हो रही थी, फिर भी उसने धीमी आवाज में आहान से कहा, आहान, मुझे घर ले चलो, मुझे डर लग रहा है। ये बात कहते हुए शनाया की आंखों से आंसू आ गए और वो बेहोश हो गई। अपनी बीवी को ऐसी हालत में देखकर आहान के दिल में नरमी छा गई। उसे अपने सीने में दर्द सा महसूस हुआ। शनाया आहान की कमजोरी थी, कोई उसे तकलीफ पहुंचाए ये ठीक था, मगर कोई शनाया को हाथ भी लगाता तो आहान का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता था। कुछ देर पहले आहान लंच के लिए घर ही जा रहा था, मगर तभी उसका फोन बजा। कॉल मिसेस यामिनी गिल ने की थी और उन्होंने आहान को बताया कि शनाया शौर्य की कॉल करने के बाद बाहर चली गई थी। एकदम से आहान की आंखों के सामने शौर्य की वो मुस्कान आ गई और सब कुछ आहान की समझ में आ गया। और बाद में जो हुआ, इस प्राइवेट रूम को देखकर उस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था। शनाया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सही वक्त पर नहीं आ पाया और आपकी ये हालत हो गई, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगा, आहान ने मन ही मन में कहा और आंखों में गुस्से से जलती हुई आग को लेकर विकी की तरफ देखा। विकी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी, मगर फिर भी उसने आखिरी उम्मीद से कहा, रॉकी, मुझे बचा लो। मगर विकी कहाँ जानता था कि जिस रॉकी नाम के वो एक्सपर्ट बॉक्सर को बुला रहा था, आहान से पहले ही वो हार चुका था। रॉकी अपनी टूटी हुई टांग लेकर प्राइवेट रूम के अंदर आ गया। बजाय कि वो अपना बॉस विकी भाई से कुछ कहता, उसने आहान की तरफ देखकर सवाल किया, सर, आप क्या चाहते हैं? ये मैटर सॉर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? रॉकी एक बहुत ही होशियार बॉक्सर के साथ ही समझदार इंसान भी था। आहान की फाइटिंग स्किल्स को देखने के बाद वो जानता था कि हार मान लेना ही समझदारी का काम था। आहान ने भी पॉइंट पर आते हुए कहा, इस आदमी ने मेरी बीवी को गंदे हाथों से छूने की कोशिश की है। रॉकी समझ गया कि आहान क्या चाहता था। उसने आहान से पूछा, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड सर? आहान ने कुछ सोचा और बोला, राइट हैंड, जहां पर वो टाइगर टैटू बना है वही हाथ।
आहान की बातें सुनते ही रॉकी ने खुद से ही विकी का दाहिना हाथ मोड़ दिया कि हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई दी। विकी जोर से चीखा और दर्द से रोने लगा। आहान वहां ज्यादा देर तक नहीं रुका और शनाया को अपनी बाहों में पकड़कर वहां से ले गया। उन दोनों के वहां से जाने के बाद विकी ने रॉकी से पूछा, उस लड़के से लड़ाई करने के बजाय तुमने मेरा ही हाथ तोड़ दिया, ऐसा क्यों? क्या क्या मैं इस बुज़दिली के लिए तुम्हें पैसा देता हूं? विकी भाई का गुस्सा होना जायज था, लेकिन जब उसने रॉकी की बात सुनी तो वो हैरान रह गया। भाई, अगर मैंने आपका हाथ खुद नहीं तोड़ा होता तो वो आहान हम दोनों का गला दबाकर चला जाता। अपनी जान बचाना जरूरी था या अपना हाथ? ये सुनकर विकी की बोलती बंद हो गई। कुछ देर के बाद आहान और शनाया के घर में शनाया बेड पर लेटी हुई थी। आहान परेशान होकर शनाया की बंद आंखों की तरफ देख रहा था। 2 घंटे हो गए थे मगर अब तक शनाया को होश नहीं आया था। आहान ने घर वापस आते ही विक्रम रायजादा को कहकर डॉक्टर को बुला लिया था। विक्रम ने आहान से कहा था कि कुछ देर के बाद शनाया को होश आ जाएगा, लेकिन अब तक शनाया के चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया था। विक्रम, आप घर लौट जाइए, आपको काम होंगे, आहान ने विक्रम से कहा। विक्रम रायजादा ने भी मना नहीं किया और जाते हुए आहान से कहा, यंग मास्टर, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। मिसेस यामिनी गिल अपने पति शेखर गिल का ख्याल रखने के लिए आज रात हॉस्पिटल में ही रहने वाली थी, इसीलिए आज घर में बस आहान और शनाया ही रह गए। आहान ने परेशान होकर शनाया का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, आई एम सॉरी, मैं आपका ख्याल नहीं रख पाया और आपको इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। पता नहीं अगर मैं सही वक्त पर नहीं पहुंचता तो क्या हो जाता। शौर्य को मैंने आपका भाई समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन अब उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। अब एक बार ठीक हो जाए तो मैं इस शौर्य को भी देख लूंगा, आहान ने शनाया से कहा। शनाया की शांत पलकें हिलने लगी और शनाया को होश आ गया। आहान ने उम्मीद से शनाया की तरफ देखा और उससे मुस्कुरा के सवाल करते हुए कहा, आप जाग गए? अब आपको कैसा लग रहा है? क्या आप ठीक हैं? शनाया ने कुछ नहीं कहा और बस हाँ में सर हिला दिया। वो आहान को घूरने लगी। आहान ने कुछ सोचा और शनाया से कहा, क्या आप उठकर बैठना चाहती हैं? मैं आपकी मदद कर देता हूं। आहान की बात सुनकर शनाया ने सहारे के लिए उसका हाथ पकड़ लिया और उठकर बैठ गई। आहान ने शनाया के पीछे तकिया लगाया, मगर जब वो वापस सही से खड़ा होना चाहता था, शनाया ने उसे गले लगा लिया। आहान शनाया की इस हरकत से दंग रह गया। उसने शनाया से सवाल करते हुए कहा, शनाया, क्या हुआ है? आप ये क्या कर रही हैं? आहान के सवाल का जवाब देते हुए शनाया ने उसे छोड़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, अभी मैं डर गई थी, लेकिन अब जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो मुझे कोई डर नहीं है। अपने आखिरी शब्द कहते हुए शनाया किसी छोटी बच्ची की तरह मुस्कुरा रही थी। ये देखकर आहान का दिल पिघल गया। आहान ने शनाया को गले लगा लिया और बोला, मैं हमेशा आपके साथ हूं, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर शनाया को अलग सी राहत मिली, मगर अगले ही पल शनाया ने जो कहा उसे सुनने के बाद आहान बेचैन होने लगा। शनाया ने आहान से कहा, अभी मेरी ड्रेस चेंज कर दो ना। शनाया को क्या हो गया था? अब आहान क्या करेगा? अभी मेरी ड्रेस चेंज कर दो ना, शनाया ने कुछ अजीब अंदाज में कहा। अपनी उखड़े रहने वाली बीवी की कही ये बात सुनकर आहान की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। आहान को कुछ तो गलत लग रहा था, इसलिए उसने शनाया से सवाल करते हुए कहा, हबी, आपने मुझे हबी बुलाना कब से शुरू कर दिया? और आप चाहती हैं कि मैं आपकी ड्रेस चेंज करने में मदद करूं? आहान के सवालों को सुनकर शनाया ने उसे घूर कर देखा और बोली, ये कैसा सवाल है? तुम हबी हो तो हबी ही बुलाऊंगी ना, और अपनी वाइफ की ड्रेस उतारने में प्रॉब्लम ही क्या है? शनाया की कही बात गलत तो नहीं थी, लेकिन आहान ऐसा कैसे कर सकता था? शनाया की इन बातों से वो कंफ्यूज हो गया और उसने मन ही मन में कहा,
इन्हें क्या हो गया है? हबी, ये शब्द तो मैंने पहली बार सुना है। कहीं, एक मिनट, शायद शनाया का नशा अभी तक उतरा नहीं है। पता नहीं शौर्य और उस विकी ने मिलकर शनाया को क्या पिला दिया है। जब आहान अपने ही ख्यालों में बिजी था, शनाया ने अपने दोनों हाथों से आहान का चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया और आंखों में सवाल लेकर आहान से बोली, हबी, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या तुम मुझे अपनी वाइफ की हैसियत से पसंद नहीं करते? अब तो आहान की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। शनाया उससे ऐसे सवाल कर सकती थी? अगर शनाया खूबसूरत नहीं थी तो खूबसूरती की डेफिनेशन ही गलत थी। आहान ने नर्वस होकर शनाया से कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मगर शनाया आहान की एक नहीं सुनने वाली थी। उसने आहान की बात को काटते हुए कहा, अभी मैं अब तुम्हें खुश करने की पूरी कोशिश करूंगी। क्या मैं डाइटिंग करना शुरू कर दूं? या फिर अपना ड्रेसिंग सेंस बदल दूं? तुम अब जो भी कहोगे मैं वही करूंगी। अब आहान को पक्का यकीन हो गया था कि शनाया अपने होश में नहीं थी। उसने एक लंबी सांस लेकर शनाया का हाथ पकड़ लिया और उससे बोला, आप जैसी हैं वैसी मुझे बहुत पसंद है। आपको कुछ भी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप सो जाइए। आहान की बात सुनकर शनाया स्माइल करने लगी। उसने आहान की बात मान ली और लेट गई। तभी शनाया ने उससे कहा, भाभी, तुम भी मेरे साथ सो जाओ ना। ना ही आहान शनाया को मना करना चाहता था और ना ही उसमें इतनी हिम्मत थी कि अगली सुबह शनाया को यह सब बताए। मगर उसने सोचा कि कुछ देर बाद वो अपने रूम में चला जाएगा। तो आहान ने शनाया की बात मान ली और उसके साथ बेड पर लेट गया। वो शनाया के सर पे हाथ सहलाते हुए उसे सुलाने लगा। शनाया ने आंखें बंद कर ली थी, लेकिन उसने एकदम से अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर आहान की तरफ देखा। आहान को लगा कि शनाया को कुछ चाहिए था, तो उसने शनाया की तरफ सवालिया अंदाज में देखा। शनाया ने आहान को अप्रोच करके उसके गाल पर किस कर दिया। इस हरकत से आहान शॉक हो गया था। अपने हबी के ऐसे एक्सप्रेशंस को देखकर शनाया खिलखिलाकर हंसने लगी। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते वो दोनों कब सो गए उन्हें भी पता नहीं चला। शनाया आज का दिन और आहान आज की रात कभी नहीं भूलने वाला था। अगली सुबह गिल कंस्ट्रक्शन की कंपनी में शौर्य अपने ऑफिस में बैठा बेचैन हो रहा था। घड़ी की तरफ देखते हुए शौर्य ने अपने आप से ही कहा, अब तक तो विकी भाई ने मुझे वीडियो भेज देना चाहिए था, लेकिन ना ही उसका कोई कॉल आया है और ना ही कोई मैसेज। उम्मीद है सब सही हो गया होगा। एक काम करता हूं, मैं ही विकी भाई को कॉल कर लेता हूं। शौर्य से अब रहा नहीं जा रहा था, इसलिए उसने विकी भाई को कॉल कनेक्ट किया। बहुत देर तक बजने के बाद उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो शौर्य ने एक बार फिर से कोशिश की। दूसरी तरफ शिमला के एक बड़े से हॉस्पिटल के अंदर जब विकी भाई ने देखा कि शौर्य गिल उसे कॉल कर रहा था, तो उसे गुस्सा आ गया। पहली बार आए हुए कॉल को तो विकी भाई ने अवॉइड कर दिया, लेकिन फिर रॉकी ने अपने बॉस से कहा, विकी भाई, इस मैटर को अपनी तरफ से खत्म कर दो। एक बात करके डील खत्म हो गई है, ये बता दो। बिना वजह इस मामले में फंसना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। रॉकी की बात सही थी। विकी ने इस बारे में सोचा। एकदम से उसकी नजर अपने दाहिने हाथ की तरफ गई। उस हाथ पर बड़ा सा फ्रैक्चर लगा हुआ था। विकी भाई ने मन ही मन में कहा, नहीं, एक हाथ टूट गया है, उतना ही बहुत है। मैं अपना दूसरा हाथ भी टूटा हुआ नहीं देख सकता। ये सोचने के बाद विकी भाई ने बज रहे कॉल को उठा लिया और कहा, देखो गिल साहब, ये डील खत्म हो गई है। ये सुनकर शौर्य की आंखें चमकने लगी। उसने एक्साइटेड होते हुए कहा, इसका मतलब आपके पास वीडियो तैयार है? ये सुनकर विकी भाई का मुंह बन गया। उन्होंने अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा, डील खत्म हो गई से मेरा मतलब है कि काम नहीं हुआ, ना वीडियो बना और ना ही मेरे और उस लड़की के बीच कुछ हुआ। एक ही पल के अंदर अंदर शौर्य के पैरों तले जमीन सरक गई। मगर ऐसा कैसे हो गया? जवाब में विकी भाई आहान का नाम लेकर शौर्य को खरी खोटी सुनाना चाहते थे, मगर उन्हें इस बात का भी डर था कि कहीं शौर्य को पता चल जाए। विकी भाई ने आहान का नाम लेकर शौर्य को खरी खोटी सुनाना चाहते थे, मगर उन्हें इस बात का भी डर था कि कहीं शौर्य को पता चल जाए।
कि उनका दूसरा हाथ भी कहीं टूट ना जाए। तो इसीलिए उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, पुलिस आ गई थी इसलिए काम नहीं हो पाया, और अब से हमारे बीच भी कोई डील नहीं होगी। विकी भाई ने अपना फैसला सुना दिया और फोन रख दिया। शौर्य हक्का बक्का रह गया। अब वो ये सोचने लगा कि इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर कैसे निकाला जाए। विकी भाई को आखिरकार राहत मिल गई थी कि उनकी जान बाल बाल बच गई थी। विकी भाई ने अपने माथे पर आया पसीना पोंछते हुए रॉकी से कहा, पता नहीं कि वो आहान इतना स्किलफुल मार्शल आर्टिस्ट उस गिल परिवार में घर जमाई बनकर क्यों रहता है। अपने फाइटिंग स्किल्स के जोर पर वो गिल परिवार में से 10 गुना अमीर बन सकता है। खैर जाने दो, आगे से हमें आहान से और उसकी बीवी से बिल्कुल भी नहीं उलझना है। दूसरी तरफ शौर्य की हालत खराब हो चुकी थी। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि शनाया कल जो कुछ भी हुआ उस पूरे मामले को इतनी आसानी से भूलने वाली नहीं थी। इसलिए शौर्य परेशान हो रहा था कि तभी किसी ने उसके ऑफिस का दरवाजा खोला। शौर्य ने देखा कि दरवाजे पर कोई और नहीं, शगुन खड़ी थी। उसने शौर्य के पास आते हुए उससे गॉसिप करते हुए पूछा, क्या तुम जानते हो कल दोपहर को शनाया विक्की भाई नाम के गुंडे से मिलने गई थी, और इतना ही नहीं, वो दोनों प्लाजा बार के प्राइवेट रूम में अकेले थे। शगुन के इस सवाल को सुनकर शौर्य ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और जवाब देने के बजाय उससे ही उल्टा सवाल करते हुए कहा, तुम्हें इस बारे में किसने बताया शगुन? शगुन का ध्यान तो शनाया के इस बारे में हो रहे गॉसिप पर था, इसलिए उसने शौर्य के चेहरे पर उड़ा हुआ रंग नोटिस नहीं किया। शगुन ने शौर्य को जवाब देते हुए कहा, मेरी एक दोस्त कल उसी बार में थी, उसने ही मुझे कॉल करके शनाया के इस नए स्कैंडल के बारे में बताया। शगुन की ये बात सुनकर शौर्य के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आ गया। वैसे तो शगुन शौर्य से कम चालाक नहीं था, मगर जब भी बात शनाया की होती थी शगुन का दिमाग चलना बंद हो जाता था। और इसी ही बात का फायदा उठाते हुए शौर्य ने उससे कहा, शगुन मैं भी इस बारे में जानता हूँ। एक्चुअली मैंने तो सुना है कि शनाया आज सुबह तक वहीं थी उस गुंडे के साथ। ये सुनकर शगुन का मुंह बन गया। उसने शनाया की बुराई करते हुए कहा, क्या यश मेहरा की बात अब ये विकी भाई? क्या सच में शनाया इतनी गिरी हुई हरकत करने लगी है? क्या उसे हमारे फैमिली की प्रेस्टीज से कोई लेना देना नहीं है? शौर्य, तुम्हें क्या लगता है उसने ऐसा क्यों किया होगा? शौर्य को इसी सवाल का तो इंतजार था। उसने कुछ सोचने का नाटक किया और फिर शगुन से कहा, मैं भी नहीं जानता, लेकिन एक बात हो सकती है, मे बी वो स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट हथियाने के लिए विकी भाई जैसे गुंडे की मदद लेना चाहती है। ये सुनते ही शगुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने शौर्य की तरफ देखते हुए कहा, शौर्य, अब हमें दादाजी को इस बारे में बता देना चाहिए। इससे पहले कि देर हो जाए हमें दादाजी को मनाना ही होगा। एक बार उन्हें शनाया का सच पता चल जाए तो जैसे दादाजी ने शनाया को स्प्रिंग कॉर्पोरेशन वाले प्रोजेक्ट से निकाला था, वैसे ही उसे कंपनी से और हद तक की परिवार से भी धक्के देकर निकाल देंगे। चलो हम चलते हैं। शौर्य यही तो चाहता था। अब उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। शनाया के अगेंस्ट शगुन ही सब कहने वाली थी, तो इसलिए शौर्य ने शगुन की बात पर हामी भर दी और दोनों शौर्य के ऑफिस से बाहर निकल गए। जब शौर्य और शगुन उनके दादाजी आनंद गिल के ऑफिस में पहुंचे, उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। शनाया और आहान पहले से ही आनंद गिल के सामने बैठे हुए थे। शौर्य और शगुन की तरफ देखकर आनंद गिल उन्हें गुस्से से घूरने लगे। अपने दादाजी की ऐसी नजरों को नोटिस करने के बाद शौर्य समझ गया कि शनाया ने उसकी शिकायत पहले ही कर दी थी। अब वो सोचने लगा कि क्या किया जाए। तभी शगुन ने शनाया की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, शनाया, तुम कितनी बेशर्म हो, तुम्हारी दादाजी के पास आकर बैठने की हिम्मत कैसे हुई? अब शौर्य ने सोचा कि उसे कहने की कोई जरूरत नहीं है। शनाया ने जब बात सुनी उसे शक हुआ कि कुछ तो गलत था, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज करते हुए शगुन से पूछा, ये तुम कह रही हो? मगर आहान शौर्य को देखकर ही समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ थी। शौर्य इतना चालाक तो है कि कुछ नहीं करेगा। जरूर उसने शगुन को अपनी तरफ से ले लिया होगा।
आहान ने मन ही मन में कहा और खामोशी से सबकी ओर देखने लगा। शगुन ने हंसते हुए शनाया की तरफ देखा और बोली, मैं क्या कह रही हूं? यश मेहरा के बाद अब विकी जैसा गुंडा? क्या तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है? शौर्य ने कल तुम्हें विकी के कमरे में जाते हुए देखा और तुम तो पूरी रात भर भी नहीं आई और पूछ रही हो कि मैं क्या कह रही हूं? शनाया को अब समझ में आ गया कि शौर्य इतना आराम से क्यों खड़ा था। उसने पूरी कहानी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बयां किया था। शनाया ने चिल्लाते हुए शौर्य से कहा, शौर्य तुम? शौर्य ने अनजान बनते हुए शनाया से कहा, क्या मैंने झूठ कहा है? क्या तुम विकी के प्राइवेट रूम में अंदर नहीं गई थी? तुम अच्छे से जानती हो कि तुमने क्या किया है। शौर्य की बात पर शनाया कुछ कह पाती, इससे शगुन ने कहा, शनाया तुम हर किसी को बेवकूफ बनाना बंद कर दो। यश मेहरा तक तो ठीक था, लेकिन विकी एक गुंडा? क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारे नाम के पीछे गिल फैमिली का नाम लगता है? एटलीस्ट उसकी ही कदर कर लो। तुम हर दूसरे आदमी के साथ अपना मुंह काला कर रही हो। इससे पहले कि शगुन अपनी बात पूरी कर पाती, आहान ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, अपनी जबान को लगाम लगाओ शगुन। जिस गुस्से और ऑर्डर के साथ आहान ने अपनी बात कही थी, शगुन का मुंह बंद हो गया। पहले तो शगुन डर गई, मगर फिर उसने अपने दादाजी की तरफ देखकर कहा, दादाजी देखिए, अब तो इस निकम्मे घर जमाई की हिम्मत भी दिन ब दिन बढ़ने लगी है। कल इसने सबके सामने शौर्य पर हाथ उठाया और आज ये मुझे चुप कर रहा है। आहान के बारे में तो आनंद गिल ने भी सुन रखा था। आहान ने कहा था कि वो आनंद गिल से बिल्कुल भी नहीं डरता था। इस बात से शनाया के दादाजी को बहुत गुस्सा आया था। इस पॉइंट पर उनका चेहरा काला पड़ गया था। वो आज या कल इस नाकारे घर जमाई को अच्छा सबक सिखाने वाले थे, मगर इस वक्त सबसे जरूरी बात यह थी कि उन्हें अपने पोतों के बीच ये झगड़ा सॉल्व करना था। इसलिए उन्होंने सभी की तरफ देखते हुए जोर से कहा, बस बहुत हो गया। अपनी बात कहते हुए आनंद गिल ने सामने रखे टेबल पर जोर से हाथ मारा। उनकी बात सुनकर सभी शांत हो गए। आहान के बारे में बाद में बात करते हैं। जरूरी बात यह है कि तुम दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है। आनंद गिल ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, जाहिर सी बात थी, उनके लिए आहान बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। आनंद गिल ने कभी भी आहान को अपने परिवार का हिस्सा माना ही नहीं था और उन्हें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना ज्यादा जरूरी लग रहा था। अपने दादाजी की इस बात को सुनकर शौर्य और शगुन नॉर्मल थे, मगर शनाया, उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। दादाजी ने जो भी कहा